हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी प्रोग्रामिंग चैनल। इसके पहले अभी तक हम लोग ने 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन था स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। पूरी इंट्रोडक्शन, सारे बेसिक्स हमने उस 2 वीडियो में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वो लिंक आप वहाँ से देख करके वो 2 वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा पहला स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगा? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या समझते हैं? दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर से हम लोग क्या समझते हैं? न्यूक्लियस। तो इसमें जनरली हम लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली हमारा रिलेटेड क्या होगा? न्यूक्लियस से रिलेटेड हमारी स्टडी होगी। उसको स्टडी करने से हमारे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमारा बताता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं, इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी हमारे अलग अलग स्टडी देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं उसमें टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हमारे अलग अलग स्पेक्ट्रम देती है। जैसे कि हमारा माइक्रोवेव हमारा क्या स्टडी देता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी देता है। और उसी तरह इंफ्रारेड हमारा क्या देता है? वाइब्रेशनल स्टडी देता है। सिमिलरली यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर के लिए हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं? रेडियो वेव्स। कौन सी रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं? रेडियो वेव्स, जिसकी वेवलेंथ जनरली हमारी 100 सेंटीमीटर की रेंज की होती है। ठीक है, तो ये हमारी वेवलेंथ की वैल्यू हो गई, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ की वैल्यू हो गई। इसकी एनर्जी बहुत कम होती है और इसकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है, इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लियस में इंटरैक्ट कराते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हमारे न्यूक्लियस में जाकर के उसके स्पिन को चेंज करती है। ठीक है, मान लो अगर हमारा कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा ये है, ठीक है, अगर उसकी स्पिन हमारी क्लॉकवाइज है, अगर रेडिएशन हमने डाला तो इसकी स्पिन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। या फिर ये बोले, जैसा हमने देखा था ग्राउंड एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट होते हैं। ये हमारा ग्राउंड एनर्जी स्टेट है और ये हमारा एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है। तो जैसे ही अगर हमारा न्यूक्लियस हमारे ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है, रेडियो वेव्स हमने डाली, ये क्या हो गया कि ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला गया। तो रेडियो वेव क्या करता है? हमारे मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूक्लियस जो कि हमारे ग्राउंड एनर्जी स्टेट में होता है, उनसे इंटरैक्ट करने के बाद उसको वो हाई एनर्जी स्टेट में जाकर के उसके स्पिन के चेंजेस दे सकता है। अगर ग्राउंड एनर्जी स्टेट में इसका स्पिन क्लॉकवाइज है तो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में इसका स्पिन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये हमारा रेडियो वेव इंटरैक्ट करने के बाद स्पिन में चेंजेस ले आता है। ये हमारा बेसिक होता है एनएमआर में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, अब जैसे कि अब ये जो रेडिएशन आई, इसने इससे इंटरैक्ट किया, अब ये इंटरैक्शन में क्या हुआ? हमारी जो रेडियो वेव से ये क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। तो जनरली हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि जो एनएमआर है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। हालांकि हम लोग जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे वो हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही होगी। ठीक है, एनएमआर हमारा रेडियो वेव्स यूज करता है, इसमें स्पिन के चेंजेस होते हैं अपॉन इंटरैक्शन विद द रेडियो वेव्स। फिर उसके बाद ये हमारी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। ये तो हमारी बेसिक्स हो गई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, अब हम लोग पहले देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या करता है। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं ये न्यूक्लियस है हमारा। ओके, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। अगर हम लोग डिनोट कर दे न्यूट्रॉन को N से और प्रोटॉन को P से, ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। एक चार्ज स्पीशीज होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन हमारे होते हैं, प्रोटॉन में हमारे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ओवरऑल हमारा न्यूक्लियस क्या होता है? एक चार्ज स्पीशीज होता है। और ये चार्ज स्पीशीज हमारा किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड स्पिन रोटेशन कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। जैसे कि हमारा ये न्यूक्लियस है, ये पर्टिकुलर एक्सिस है, इसके अराउंड ये क्या हो रहा है? स्पिन रोटेट कर रहा है। तो जैसे हमें पता है कि कोई चार्ज स्पीशीज होती है, अगर वो रोटेट कर रही होती है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, ये हमारा पर्टिकुलर एक्सिस है, ये न्यूक्लियस है हमारा, अगर ये रोटेशन कर रहे हैं तो ये क्या जनरेट करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये तो हमारा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा, अगर हमारा न्यूक्लियस है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। बस दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा Bn है, इसका भी Ben ही होगा मैग्नीट्यूड, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं कि अगर हमारा स्पिन
रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप साइड। तो मींस ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्शन हो गई इसकी। ओके, अगर हमारा मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हमारा मॉलिक्यूल इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखें तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई। तो न्यूक्लियस में हमारे दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, बट उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, हमारे डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे न्यूक्लियस में। ओके, तो ये बात हो गई हमारे न्यूक्लियस में, जो कि हमारा एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है अपॉन रोटेशन। हर न्यूक्लियस हमारा क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, अब तो ये बात हो गई हमारे बेसिक्स और न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सिलेक्शन रूल। ओके, हर मॉलिक्यूल हमारा एनएमआर एक्टिव नहीं होता। एनएमआर एक्टिव होने का मतलब कि वो हमारे स्पेक्ट्रम को शो करे, सारी प्रॉपर्टीज उसे हम स्टडी कर सके। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम लोग देखते हैं सिलेक्शन रूल की कौन से मॉलिक्यूल हमारे एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से मॉलिक्यूल हमारे एनएमआर इनएक्टिव होंगे। ओके, तो सिलेक्शन रूल में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से। ओके, ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारा स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो एनएमआर इनएक्टिव हो गया। ओके, और हमारा जो न्यूक्लियस है अगर उसकी स्पिन क्वांटम नंबर आई डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो हमारा जो न्यूक्लियस हो गया ये एनएमआर एक्टिव हो गया। ओके, तो जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर 0 तो होगा वो हमारा एनएमआर इनएक्टिव होगा, और जो हमारा I डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इट मीन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं होगी, उसकी वैल्यू वो हमारा क्या होगा, एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। ओके, अब ये I इज इक्वल्स टू 0 एनएमआर इनएक्टिव का मतलब क्या है कि इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हमारे न्यूक्लियस में। ओके, तो ये हमारा एनएमआर इनएक्टिव है और ये हमारा एनएमआर एक्टिव है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि I की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि एनएमआर एक्टिव होगा या एनएमआर इनएक्टिव होगा, कि वैल्यू 0 होगी कि ये हमारा नॉन जीरो होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। जैसा कि हमने बोला कि I पे हमारा डिपेंड करता है कि अगर हमारा I 0 हुआ तो हमारी स्पिन 0 हुई और हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव होगा। सिमिलरली अगर हमारा I डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। जनरली हम लोग उसको बोलते क्या है, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो एनएमआर हमारे शो करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, हम लोग I को डिफाइन करते हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। ओके, कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर इवन हुआ और एटॉमिक मास भी हमारा इवन हुआ तो हमारी जो I की वैल्यू होती है वो 0 होती है। जैसा कि हमारा ऑक्सीजन की हम लोग कंडीशन अगर देख लेते हैं, हमारा ऑक्सीजन में एटॉमिक मास क्या है 16 और हमारा एटॉमिक नंबर क्या है 8। ये दोनों ही हमारे इवन नंबर्स है, 6 और 8 और 16 हमारे क्या है, इवन नंबर है। तो ये हमारा I की वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। सिमिलरली हम लोग कार्बन की भी देखेंगे तो वो हमारे जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है वो हमारे इवन है 12 और 6। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको एनएमआर इनएक्टिव। ये मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो गए, एनएमआर इनएक्टिव हो गए, कि हम लोग भले कितनी भी रेडिएशन रेडियो वेव की डाल दें, हमें इनके पास से कोई भी स्टडी हमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे एनएमआर इनएक्टिव है। कुछ कितनी भी रेडिएशन डाल दें, इनकी स्पिन के में चेंजेस नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर हमारा एटॉमिक नंबर ऑड हुआ, ओके, और हमारा एटॉमिक मास इवन हो गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे I की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। अब ये I की वैल्यू हमारे डज नॉट इक्वल्स टू 0 हमारी कुछ भी हो सकते हैं, या तो हमारी ये इंटीग्रल हो या फिर हाफ इंटीग्रल हो। ओके, तो I जब हमारा ऑड मतलब एटॉमिक नंबर जब हमारे ऑड हुए और मास नंबर हमारा इवन हुआ तो उस टाइम जो I की वैल्यू होती है वो n का इंटीग्रल होती है। ओके, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, पर n हम लोग क्या देखते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, तो इसमें हम लोग क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में क्या है कि इसका एटॉमिक मास क्या है, इवन,
जो कि 14 होता है, और नंबर क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे क्या होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। ये हमारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, एनएमआर एक्टिव हो गए। सिमिलरली अगर हम लोग देखें नेक्स्ट वाला, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो एटॉमिक मास है उसको ऑड कर देते हैं। ओके, अब हमारा मास एटॉमिक नंबर ऑड हो गया। ये हमारा चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इवन ऑड कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारा एटॉमिक मास क्या हो गया, वो ऑड हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारा जो आई की वैल्यू आती है वो हमारी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ओके, दैट इज आई इज इक्वल्स टू 1/2, 3/2 एंड सो ऑन, इस तरह होती है, जहाँ पे हम लोग 1/2 n लिखते हैं जनरली, और n की वैल्यू हमारी 135 हमारी जाती है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें तो हम लोग सबसे पहले मॉलिक्यूल हाइड्रोजन देख सकते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, एटम देख सकते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड, इसका एटॉमिक मास क्या है, वो भी ऑड। हमें मेन क्या देखना है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, या तो इवन या तो ऑड। यहाँ पे ऑड हमारा एटॉमिक नंबर भी हो गया। सिमिलरली अगर कार्बन का देखें तो हमारा जो एटॉमिक मास है वो हमारा क्या है, ऑड हो गया, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, इवन है। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। ये सब चीज आपको याद रखनी होगी कि कौन सा हमारा एनएमआर हाफ इंटीग्रल वैल्यू होगा स्पिन क्वांटम नंबर की, और कौन सा हमारा नॉर्मल इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो ये चीज थोड़ा इस टेबल को मेमोराइज करने की जरूरत है कि कब हमारा हाफ इंटीग्रल है, कब आई की वैल्यू 0 है, किस कंडीशन में है, ये सब हम लोग इस बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, इसको हम लोग जनरली बोलेंगे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, ये कौन सा न्यूक्लियर हमारा एनएमआर एक्टिव और इनएक्टिव हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन तो हो गई, एक आई इज इक्वल्स टू 0, एक आई इज इक्वल्स टू हाफ एंड आई इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू, इट इज आई ग्रेटर देन हाफ। ये दो कंडीशन है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा आई इज इक्वल्स टू हाफ है ना, इनका जो शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है ये स्फेरिकल होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है, जनरली हमारा इसके अलोंग या इलेप्टिकल टाइप का शेप का होता है। तो ये जो हमारे स्फेरिकल शेप के न्यूक्लियस होते हैं, इनकी जो एनएमआर स्टडी होती है, ये इनके जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, मींस क्लियरिटी होती है इनमें, और ये नॉन क्लियर जनरली होते हैं। ओके, और इन इस तरह के जो हमारे स्पीशीज होते हैं या फिर न्यूक्लियस होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन क्वाड्रुपल, और इनको बोलते हैं क्या, क्वाड्रुपल। इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे एग्जांपल, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1H1 ले सकते हैं, प्रोटॉन एनएमआर हम लोग जनरली देखते हैं कि इसकी जो स्पिन की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, इसके हाफ आई वैल्यू क्या होती है हमारी, हाफ होती है। इसका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो बहुत क्लियर मिलता है, क्लीन मिलता है, कोई उसमें नहीं होता। ये हम लोग समझेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें क्या होता है कि हमारे स्प्लिटिंग पे डिपेंड करती है कि हमारा दो रीजन की वजह से हमारा जो एनएमआर आता है इसमें वो क्लियर नहीं होता जनरली। पहला रीजन होता है कि हमारा शेप ऑफ द न्यूक्लियस हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारा क्लियरिटी कितनी होगी हमारे एनएमआर में। अगर वो स्फेरिकल हुआ तो हमारा एनएमआर क्या होगा, वो बहुत क्लियर होगा। ठीक है, और अगर हमारा क्लियर क्वाड्रुपल अगर हमारा न्यूक्लियस हुआ तो वो क्या होगा, नॉन क्लियर जनरली होता है। इसमें हम लोग नाइट्रोजन के एग्जाम्पल को देखते हैं, 14N7। ओके, इसमें हमारा ये आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि क्यों ये जो क्लियर क्वाड्रुपल हम लोग जो बोल रहे हैं क्यों क्लियर नहीं आता हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या मतलब, तो पिछले तो इसके पहले हमने क्या देखा कि हमारे कौन से मॉलिक्यूल
क्वाड्रुपल होंगे और कौन से मॉलिक्यूल हमारे नॉन क्वाड्रुपल होंगे। जिसकी आई की वैल्यू हमारी हाफ हुई वो हमारा क्या होगा, नॉन क्वाड्रुपल होगा और उसकी शेप ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, और जो हमारा आई की वैल्यू अगर हमारे ग्रेटर देन हाफ हुई तो वो हमारा इलेप्टिकल एक तरह से शेप होता है। ठीक है, नॉन मतलब स्फेरिकल नहीं होता है, वो इलेप्टिकल होता है और भी कुछ भी शेप उसके हो सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या देखा कि हमारे जो आई की वैल्यू अगर हमारी हाफ है तो उनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो जनरली हमारे बहुत क्लियर होते हैं, बहुत प्रिसाइज होते हैं। और हमारा जो क्वाड्रुपल न्यूक्लियस होता है उनकी जो स्पेक्ट्रम हमें मिलती है वो उतनी साफ क्लियर नहीं होती है। ठीक है, पहला रीजन था हमारा उसकी शेप ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से वो स्पेक्ट्रम जो हमारी होती है वो क्लियर नहीं होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे स्पिन की वजह, मीन्स स्पिन स्टेट की वजह से। स्पिन स्टेट हम लोग कैसे होता है, किस बेसिस पे देखते हैं, आइए देखते हैं। ओके, पहला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पिन स्टेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में हमारे कितने स्पिन होंगे, कितने स्पिन स्टेट्स होंगे। जैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, तो उसी तरह हमारे कितने एनर्जी स्टेट्स होंगे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 2 होगा या फिर 4 होंगे, तो वो कितने स्टेट होगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले से 2i+1 के फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब हमें जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हाइड्रोजन का। ठीक, हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑड ऑड होता है, इनकी आई की वैल्यू क्या होती है, हाँ ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। ओके, तो इसमें हम लोग का ऑड एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, ऑड होता है। इसमें आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, ये हमें थोड़ा मेमोराइज करना होगा कि कब हमारी वैल्यू हाफ होगी, कब इंटीग्रल मल्टीपल होगी, कब जीरो होगी। ये थोड़ा हमें उस चार्ट से देखना होगा और रिलेट करना होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमारी आई की वैल्यू क्या है, होती है हाफ होती है। ठीक, अब हमें अगर टोटल नंबर ऑफ स्पिन स्टेट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2i+1। ओके, यहाँ आई की वैल्यू क्या है, हाफ +1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 गया, 1 + 1 = 2। इट मीन्स कि हमारे हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या हो गया, हमारे 2 स्पिन स्टेट्स होंगे, एक ग्राउंड एनर्जी और एक एक्साइटेड एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग ले देते हैं 13 कार्बन, इसमें भी हमारी आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। ठीक, तो 2i+1 ये भी हमारा क्या हो गया, 2 एनर्जी स्टेट्स हो गए या 2 स्पिन स्टेट्स हो गए। एनर्जी स्टेट्स नहीं बोलेंगे, एनएमआर में हम लोग स्पिन स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, 2 स्पिन स्टेट हो गए, 1 और 2। अगर हम लोग 14 नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन को कंसिडर करें तो इसमें हमारा आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, नाइट्रोजन में हमारी आई की वैल्यू 1 होती है। तो इसके लिए अगर हम लोग टोटल स्पिन स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। ठीक, तो इसमें स्पिन स्टेट्स हमारे क्या हो गए, 3 स्पिन स्टेट्स हो गए। अब अगर हम लोग ये हाइड्रोजन को देखें तो ये 2 स्पिन स्टेट हो गए। अब क्योंकि ये हमारा आई की वैल्यू प्लस है तो इसमें क्या होता है, ये प्लस हम लोग डिनोट करते हैं, ये -½ डिनोट करते हैं। सिमिलरली इसमें भी आई की वैल्यू हमारी हाफ है तो ये हमारा स्पिन स्टेट हमारा क्या होगा, ये +½ और ये -½ ओके, ये हो गई हमारी। नेक्स्ट हमारा अगर नाइट्रोजन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग लिखते हैं +1, 0 और -1। ये 3 एनर्जी स्पिन स्टेट्स हो गई हमारे नाइट्रोजन में, 2 स्पिन स्टेट्स हो गई हमारे कार्बन में और 2 स्पिन स्टेट्स हो गए हमारे हाइड्रोजन में। ये हमने देखा कैलकुलेट करके, हमारे टोटल नंबर स्पिन स्टेट वैल्यू कैलकुलेट करके। ठीक है, अब अगर हमारे पास ट्रांजिशंस होते तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन में कितने ट्रांजिशंस हैं, 1 स्पिन ट्रांजिशन हो गई। कार्बन में भी क्या हो गई, 1 स्पिन ट्रांजिशन है। लेकिन नाइट्रोजन में हमारे पास क्या है, ये 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसी रीजन की वजह से हमारा जो नाइट्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उतना क्लियर नहीं आता है। तो दूसरा रीजन हमारा क्लियरिटी ऑफ नाइट्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द 2 नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इन इट। ठीक है, तो ये 2 रीजन थे हमारे नॉन क्लियरिटी ऑफ द नाइट्रोजन के लिए। और हमारा टोटल नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स हमारे मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में कितने होंगे वो हमने देख लिया कि कब 2 होंगे, कब 3 होंगे, कब और भी ज़्यादा, कभी कभी हो सकता है कि हमारे स्पिन स्टेट्स हमारे 4 हो।
ओके, तो डिपेंड करते हैं कि हमारे आई की वैल्यू क्या है, फिर 2i+1 करके हम लोग वैल्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ स्पिन स्टेट इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि अब हमें जैसे हमारा न्यूक्लियस है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब वो रोटेट कर रहा है तो वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। हमने अभी तक क्या देखा कि अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। जैसे हाइड्रोजन का ही अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 स्पिन स्टेट्स हैं। हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन में 2 स्पिन स्टेट्स हैं। अगर इसमें हमने कोई भी इस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, इट मीन्स कि हमने आइसोलेटेड रखा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस न्यूक्लियस को हम लोग आइसोलेटेड स्टेट में देखेंगे और इस न्यूक्लियस को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं। जब हम लोग इस न्यूक्लियस को आइसोलेटेड रखते हैं तो क्या होता है कि इसकी जो 2 स्पिन स्टेट है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि हमने देखा, वो क्या होंगे, डीजनरेट होंगे। जो स्पिन स्टेट्स की एनर्जी लेवल्स थी वो हमारे डीजनरेट होंगे। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स होंगी डीजनरेट होंगे, ओके। जैसे क्योंकि वो हमारे जो स्पिन है वो रोटेट तो कर रही है, बट क्योंकि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया, ये हमारा डीजनरेट रहा हमारा मॉलिक्यूल, ठीक। अब अगर हम लोग इस न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखें तो क्या होगा कि या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, ओके। जैसे कि अगर कंसिडर करते हैं हमारा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस स्पिन का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब क्या, नॉर्थ और साउथ होना है, ओके। तो अगर हम लोग माने कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बस एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये नहीं मानते कि ये वही होता है, बट एग्जाम्पल के तौर पे हमने कंसिडर किया कि अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये जो पोल होगा वो हमारा नॉर्थ होगा और ये जो पोल होगा हमारा क्या होगा, साउथ होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन। तो ये हमारा न्यूक्लियस का क्या हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब ये तो हमारे न्यूक्लियस का स्पिन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसको दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो ये 2 जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक, अगर इसका मैग्नेटिक पोल ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। यहाँ पे न्यूक्लियस को हमने क्या रखा, ऐसे रखा, और ये जो है हमारे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अगर हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल है ये साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, क्योंकि हमारा साउथ साउथ क्या होता है, रिपल करता है। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इसके साथ स्पिन स्टेट के साथ अट्रैक्शन हुआ, ओके। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने रखा तो क्या हुआ, हमारे न्यूक्लियस में क्या हुआ, अट्रैक्शन और रिपल्शन होने लगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। इनकी वजह से हमारा जो डीजेनरेट था एनर्जी स्पिन स्टेट, वो क्या हो गया, नॉन डीजेनरेट हो गया। इनकी वजह से हमारे जो स्पिन स्टेट थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है। जैसे कि अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन में क्या होता है कि एनर्जी हमारी रिलीज होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग डिनोट करते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई हमारा सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं कि हमारी एनर्जी में गेन हो रहा, मीन्स ही मतलब रिपल्शन में क्या होता है कि हमारा सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता है। एनर्जी का बढ़ जाने का मतलब कि वो अनस्टेबल हो गया। तो हमारा जो 2 नॉन डीजेनरेट स्पिन स्टेट थे वो एक तरह से अनस्टेबल और स्टेबल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और स्पिन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से ओरिएंट कर रही है। तो हमारा एक तरह से स्टेबल और अनस्टेबल स्पिन स्टेट में हमारे मॉलिक्यूल्स मीन स्पिन हमारे न्यूक्लियस के डिस्ट्रीब्यूट हो गए।
तो ये था हमारा, हम लोग जब आइसोलेटेड रखते हैं तो हमारा डीजनरेट एनर्जी स्पिन स्टेट होता है, और ये जब हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे हमारा नॉन डीजनरेट रह जाता है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम लोग सिस्टम को आइसोलेटेड रखते हैं तो हमारे जो स्पिन स्टेट, एनर्जी स्पिन स्टेट होते हैं वो डीजनरेट ही रहते हैं। इसका मतलब क्या कि दोनों इक्वल एनर्जी लेवल पे ही हमारे हैं। लेकिन अगर उन्हीं को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, नॉन डीजनरेट हो जाता है, और ये स्प्लिट होकर के हमारे हायर और लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें रेडियो वेव्स को डाला, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हमने इंटरैक्ट कराया इसको, इस सिस्टम को हमने इंटरैक्ट कराया रेडियो वेव्स से, तो क्या होगा कि ये रेडियो वेव्स आएंगी तो जरूर, इनसे टच भी होंगी, बट वो ऐसे ही निकल जाएंगी। कुछ भी उसमें इंटरैक्शन हमारे इस सिस्टम के साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एनर्जी स्पिन स्टेट है ट्रांजिशन ही नहीं होगा। जो इस तरह है, अब हमारे ट्रांजिशन होने के लिए क्या, हमारा स्पिन स्टेट हायर और लोअर एनर्जी स्टेट्स में होना चाहिए, बट यहाँ पे सिस्टम क्या है, ये दोनों ही एनर्जी स्टेट्स क्या है, इक्वल है। तो कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही निकल जाएगा, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कुछ भी हमारा ट्रांजिशन या स्पिन के चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, लेकिन अगर हम लोग इसी में ही रेडियो वेव्स को डालें, ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ही हम लोग अगर रेडियो वेव्स को डालते हैं तो क्या होता है कि अब यहाँ पे हमारा स्पिन स्टेट है, न्यूक्लियस है, इसका एक स्पिन है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके। अब ये आया रेडियो वेव, इनके साथ क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जब सिस्टम में एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके पास न्यूक्लियस के पास एनर्जी आ गई, अब वो क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, जहाँ पे वो अपने स्पिन के चेंज कर लेगा, स्पिन को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये तो था कि अगर आइसोलेटेड में हम लोग रेडियो वेव डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी मीन्स रेडिएशन आएगी वो वापस चली जाएगी। लेकिन वही अगर एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग रखते हैं तो वहाँ पे हमें स्पिन में चेंजेस दिखाई देता है। यही हम लोग देखते हैं एनएमआर में कि सिस्टम को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा, अब उसके बाद उसमें क्या हुआ, हमने रेडियो वेव से इंटरैक्ट कराया, अब उसके बाद क्या होगा कि वो हमारा स्पिन में चेंजेस होंगे, ट्रांजिशंस होंगे, और हमारे जो भी न्यूक्लियस की स्पिन थी वो चेंज हो जाएगी। ये था हमारा बेसिक एनएमआर का। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हमारा ट्रांजिशन कब होगा। हमने ये चीज देखा था कि ये जो सेपरेशन है हम लोग ये डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। तो जब डेल्टा ई मतलब कि हमारे स्पिन स्टेट के जो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है वो इक्विवेलेंट हो गया हमारे एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, तभी हमारा एब्जॉर्प्शन होगा और तभी हमारा ट्रांजिशन होगा। एनर्जी के टर्म्स में ना लिखते हैं हम लोग, जनरली फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिन स्टेट। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, एच न्यू, इसको भी लिख सकते हैं एच न्यू, तो ये एच एच कैंसिल हो गया, ये न्यू ऑफ एनर्जी लेवल है, ये हमारा क्या है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो जब हमारा रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी हमारे इस एनर्जी लेवल्स के इक्विवेलेंट होगा तभी हमारा एब्जॉर्प्शन होगा और स्पिन में ट्रांजिशन होगा। तो ये बेसिक था हमारा ट्रांजिशन का कि कब आइसोलेटेड में रखेंगे, कब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने का क्या फायदा होता है, क्यों हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये सारी चीजें हमारी थी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब मॉलिक्यूल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो अब वो इंटरैक्शन कैसे होता है। ओके, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि हमारा जो एक न्यूक्लियस होता है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, टाइनी मैग्नेट होता है। अब हमने टाइनी मैग्नेट क्यों बोला, न्यूक्लियस के पास हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। ओके, और चार्ज हमारा क्या होता है, जब वो स्पिन कर रहा होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस हमारे एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि उसके पास भी नॉर्थ टू साउथ पोल हम लोग एक तरह से कंसिडर करते हैं कि वो होता है। ठीक है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कब जनरेट होता है, जब हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल के ये सारे मैग्नेटिक फील्ड ही तो हमारे होते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि हमारा न्यूक्लियस एक टाइनी मैग्नेट होता है जो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि कौन कौन से न्यूक्लियस हमारे एनएमआर एक्टिव होंगे, कौन से एनएमआर इनएक्टिव होंगे, ये हमने अभी तक देखा। ठीक, फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम लोग न्यूक्लियस को
विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। क्या होते हैं? डीजेनरेट होते हैं। ओके, जैसे ही हमने इस टाइनी मैग्नेट को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जैसे ही हमने उसको रखा वो क्या हुआ? दो एनर्जी स्पिन स्टेट में चेंज हो गया। अब उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, जैसे हम एक माने कि हमारा ये बार मैग्नेट है। ओके, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। ओके, तो अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक और अलग हम लोग मैग्नेट रखें, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। ओके, तो ये क्या होगा कि ये जो नॉर्थ पोल है ये इससे रिपल कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है, बट ये इससे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे ही हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे मैग्नेट को रखा, वो क्या करेगा? वो अपने आप को ओरिएंट करने की कोशिश करेगा इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था ये था, हमने जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रखा वो बार मैग्नेट का क्या मैग्नेटिक फील्ड है? ये डायरेक्शन है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट ये मैग्नेट है, ये अपने आप को क्या करना चाहेगा? इसको इस डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगा। ठीक है, जब वो अलाइन करना चाहेगा तो उसके पास एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है कि हो सकता है, ये पहला कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है कि ये जो हमने मैग्नेट रखा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या था कि हमारा ये जो मैग्नेट है इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर ले। तो ये चीज थी हमारे, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा। अब अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या कि वो एक तरह से फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगा रहा है मतलब क्या? वो अनस्टेबल हो रहा है। जैसे हमने मैग्नेट को क्या किया कि अपोजिट रखा, तो वो रिपल करेंगे ना, जितना रिपल करेंगे उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। वो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और जो हमारा अट्रैक्ट होगा, जो इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर लेगा अपने आप को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मतलब कि इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्टेबल हो जाएगा और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यही हमने अभी तक देखा कि टाइनी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने के प्रेजेंस में रखने में हमारे पास एक स्टेबल और एक अनस्टेबल स्पिन स्टेट जनरेट हो जाती है। अब बाद में हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को ग्राउंड स्टेट के एनर्जी के न्यूक्लियस को इंटरैक्ट कराते हैं। अब जैसे ही हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी को इसमें डाला तो इसके स्पिन के चेंजेस में ऐसा क्या होता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, या फिर हम लोग ये बोले कि इसकी स्पिन की स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। अभी ये हमारा इस डायरेक्शन में घूम रहा था, बट हमने जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव डाली वो क्या हो गया? इस डायरेक्शन में घूमने लगा। तो ये हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हमारा इंटरैक्शन देखेंगे रेडियो वेव्स विथ न्यूक्लियाई। ठीक है, हाँ, ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, ये हमारा इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। जैसे सन है, मींस अर्थ है, वो अपने पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, और एक और चीज अर्थ करता है, वो क्या करता है? वो हमारे एक पर्टिकुलर एक्सिस पे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक, तो जैसे ये हमारा क्या है कि न्यूक्लियस इस एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। ओके, जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये क्या करेगा? अपने आप को एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट कर देगा। ओके, जैसे ही वो टिल्ट करेगा, ये हमारा न्यूक्लियस क्या होगा? इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। ये हमारा कहलाता है लार्मर प्रेसेशन। ये होता है हमारा लार्मर प्रेसेशन। इसमें क्या होता है कि ये स्पिन है, रोटेट तो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई किया वो क्या हुआ? ये रोटेट तो कर रहा है, रोटेट करते करते क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड क्या ये रिवॉल्व भी कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है कि यहाँ से तो वो स्पिन रोटेशन हो रहा है,
बट एक पर्टिकुलर एंगल पे वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व भी करने लगा। यहाँ पे अगर हमारी पर्टिकुलर एक्सिस है तो ये क्या कर रही है, स्पिन होते होते यहाँ पे रिवॉल्व भी करने लगा। तो क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। उसी तरह यहाँ पे भी नीचे क्या होगा, रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो कभी हमारा न्यूक्लियस यहाँ पे है, 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 एक पर्टिकुलर एक्सिस पे वो रिवॉल्व करेगा। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, लार्मर प्रिसिशन का मतलब ये प्रिसिशन कर रहा है। प्रिसिस हम लोग तब करते हैं जैसे हम लोग एक लट्टू लेते, टॉप लेते हैं, ओके। जैसे हमने रोटेट किया, आप लोग उसको अगर ध्यान से देखें तो जब वो रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट तो कर रहा है वो, तो उसका एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है वो दिखेगा। बट जैसे ही वो अब धीमा होने लगता है, आप उसको तब गौर से देखेंगे तो क्या होगा कि वो इस तरह गिरना शुरू होता है। तो वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ना रोटेट करके वो इस एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करने लगता है। ठीक है, क्लियर है कि पहले तो हमारा टॉप क्या था, वो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा था। ठीक, जैसे ही वो बंद होने जाता है, मीन्स गिरने जाता है, स्टॉप होने जाता है, वो क्या करता है कि वो अपना डायरेक्शन यहाँ से चेंज होकर के कभी यहाँ कर लेगा, कभी यहाँ कर लेगा। इस तरह वो डायरेक्शन चेंज करके फिर फाइनली वो गिर जाता है। तो उसी तरह हमारे न्यूक्लियस में भी होता है। यही हमारा होता है प्रिसिशन, और जनरली हम लोग बोलते हैं गायरेशन। गायरेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ इसका होने का मतलब क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है। जैसे ही हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स डाली, रेडियो फ्रीक्वेंसी के पास हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं। अब वो क्या हो रहा है कि वो चेंज हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि वो एक ही डायरेक्शन में वो है और उसकी वैल्यू सेम है, मीन्स मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। बट अगर हम लोग इसको मैग्नेट के बीच में रख दें और डायरेक्टली वो ओरिएंट हो जाए अपना इसके अकॉर्डिंग, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गई ना। ये मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हुआ नहीं हमारा। अब चेंज तब होगा और हमारा एब्जॉर्प्शन तब होगा जब इसके पास खुद एक चेंज मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ कंबाइंड होगा। ठीक है, तभी तो वो एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने का कंडीशन क्या होता है, जब हमारा ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ रेजोनेंस आएगा। ये कंडीशन हमारी, हम लोग बोलते हैं क्या कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है ये इक्विवेलेंट हो जाए हमारे न्यूक्लियस के रोटेशन के, या फिर लार्मर फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाए, तब हमारा ये रेजोनेंस कहलाता है। वही वो जो वर्ड है रेजोनेंस का, वो यही होता है। और ये इक्वल तब होगा जब इस न्यूक्लियस के पास खुद एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्या होता है कि जब ये ऐसे प्रोसेस कर रहा होता है, रिवॉल्व मीन्स प्रिसिशन शो कर रहा होता है, तो कभी वो इस डायरेक्शन में होगा, कभी इस डायरेक्शन में होगा, कभी इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो ऐसे क्या हो गया, हमारे पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। ओके, अब यहाँ पे ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही हमारा इंपॉर्टेंट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्प्शन शो करने के लिए। ठीक है, अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो गया, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ एब्जॉर्प्शन तभी शो कर पाएगी जब इसका मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से रेजोनेंस होगा। मीन्स वो उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी विद दैट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है कब, जब हमारा रेडिएशन हमारे न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करता है। क्या करता है कि वो प्रोसेस करने लगता है, हमारा न्यूक्लियस प्रोसेशनल मोशन शो करने लगता है, और फिर उसके बाद फिर वो एब्जॉर्प्शन शो करता है। तभी हमारा ये जो चेंज होता है ना, एक्साइटेड स्टेट में जाना है फिर स्पिन में चेंज हो जाना, तभी हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, तब ये एक्साइटेड स्टेट हमारे में चला जाएगा वो। ठीक, तो ये पूरा प्रिंसिपल होता है हमारा एनएमआर का। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा कोई भी न्यूक्लियाई अगर हुआ, वो पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन पीक देगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट, कि कैसे ये सारे ग्रुप्स हमारे
इन्वायरमेंट को डिफरेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पेन डाउन कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे अच्छे से पूरा कंप्लीट करने के लिए सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।